तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है राघव और आज शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 2 से ऑफ म्यूचुअल फंड। देखिए, कल जो है हम कैश फंड तक पढ़ चुके थे। तो आज जो हमें डिस्कशन स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है अपना एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से। देखिए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बेसिकली एक इस टाइप का फंड होता है जो कि आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है कंटिन्यूस बेसिस पे ऑफ अंडरलाइंग। अंडरलाइंग मतलब है कोई तो उसका जो एक तरीके से हम कहते हैं बेस, एक जो उसका बेस होता है जिसके बेसिस पर वो रिटर्न को ट्रैक करता है, या तो कोई इंडेक्स हो सकता है, कमोडिटी हो सकता है, या हम कह सकते हैं बॉन्ड हो सकता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बेसिकली एक ऐसा फंड है जिसकी जो रिटर्न होती है वो बेस होती है, बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड होती है, या तो अंडरलाइंग असेट पे, या कमोडिटी की रिटर्न पे, या बॉन्ड की रिटर्न पे। देन उस टाइप की फंड को हम बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। बेसिकली जैसे निफ्टी 50 एग्जांपल लेते हैं, इंडेक्स जैसे हमारा निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 की जो रिटर्न है, लेट सपोज 1 ईयर की हमारी 10% है। देन जो हमारी फंड की रिटर्न होगी वो भी हमारी ईटीएफ की जो रिटर्न होगी वो भी अ, हमारी सिमिलर होगी। एग्जैक्टली तो नहीं हम बोल सकते क्योंकि एक्सपेंस रेशियो भी होता है। सिमिलर टू आपकी 10% होगी। देन उस टाइप का जो हमारा फंड होगा, उस टाइप का जो ईटीएफ होगा, उस टाइप का जो भी हमारा स्कीम होगी उसको हम बोलेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब बेसिकली सेम यही है कि जो आपकी रिटर्न होगी वो बेस्ड होगी आपके इंडेक्स पे, अंडरलाइंग इंडेक्स, कमोडिटी और बॉन्ड्स। अब बात आती है कि सर जो आपके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है और इंडेक्स फंड है वो काफ़ी सिमिलर से लगते हैं हमको। कल हमने इंडेक्स फंड के बारे में पढ़ा था। इंडेक्स फंड में भी हम क्या करते थे, जो हमारा पोर्टफोलियो था निफ्टी का, उसी को कॉपी करके हमने अपना पोर्टफोलियो बनाया था, तो हमने उसको नाम देते हैं इंडेक्स फंड। अब इंडेक्स फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस को पढ़ेंगे। ईटीएफ वर्सेस जो आपका म्यूचुअल फंड था, म्यूचुअल फंड में हमारा इंडेक्स फंड था। बेसिकली इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम आगे रीड आउट करेंगे। बट उससे पहले आपको ईटीएफ समझ में आया। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में क्या था कि हम जो है परफॉर्मेंस को कंटिन्यूस बेसिस पर ट्रैक करते हैं। निफ्टी 50 की कर सकते हैं, या तो या फिर कमोडिटी कमोडिटी जैसे कि हमारी गोल्ड हो गई। गोल्ड और सिल्वर के जो रेट्स होते हैं उनके बेसिस पर हम ईटीएफ का जो रेट होता है या रिटर्न होती है उसको ट्राई कर सकते हैं। बॉन्ड्स हो गए एक्सेट्रा, उसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। देखिए, अब कुछ इसके टाइप से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के सबसे पहले आता है इंडेक्स ईटीएफ। मतलब बेसिकली एक इस टाइप का फंड जो आपकी ट्रैक करता है परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी 50, उसी को हम बोलते हैं आपका इंडेक्स फंड। बेसिकली जो आपकी मार्केट होती है सेंसेक्स या निफ्टी, उसके रिटर्न को ट्रैक करता है कंटिन्यूस बेसिस पे, उसको हम बोलेंगे इंडेक्स फंड। कम्युनिटी ईटीएफ क्या होती है, एक इस टाइप के फंड्स होते हैं जो ट्रैक करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर। कमोडिटीज में बेसिकली आपकी गोल्ड हो गई, सिल्वर हो गई, कॉपर हो गई, जितनी भी हमारी कमोडिटीज होती है उनकी परफॉर्मेंस, उनकी जो रिटर्न होती है उसके बेसिस पर जिनकी रिटर्न ड्राइव होती है ईटीएफ्स की, उनको बोलते हैं कमोडिटी ईटीएफ्स। फिर बात करते हैं बॉन्ड ईटीएफ। बॉन्ड ईटीएफ्स क्या होते हैं हमारे, ट्रैक्स द वेरियस टाइप ऑफ हाईली रेटेड बॉन्ड्स। ये जैसे सिमिलर टू द हमारे कमोडिटी ईटीएफ, ये कमोडिटी की जगह आप पे क्या करते हैं, बॉन्ड्स की जो परफॉर्मेंस होती है उनकी रिटर्न होती है उसको ट्रैक करते हैं, उसको हम बोलते हैं अपना बॉन्ड्स ईटीएफ। ऐसे ही हमारा करेंसी ईटीएफ होता है। करेंसी ईटीएफ में डिफरेंस ये है कि ये जो रिटर्न कमाते हैं, ये करेंसी ईटीएफ में कैसे कमाते हैं, ट्रैक द परफॉर्मेंस इन द फॉरेन करेंसी रिलेटेड टू द डोमेस्टिक करेंसी। कहने का मतलब क्या है, जो इस टाइप के ईटीएफ्स होते हैं जो ये रिटर्न कमाते हैं वो कैसे कमाते हैं, आपका फॉरेन करेंसी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि फॉरेन करेंसी के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बेसिकली अगर मैं कहूँ आपसे मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डेट आर रेडली कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन द 3 मंथ्स, उनमें ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट इन द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ऑफ यूएसए। देन उनमें इन्वेस्ट करने के बाद जो आपके करेंसी में हम कह सकते हैं एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन होते हैं, उनका ये लोग बेनिफिट उठाते हैं। लेट से सपोज एग्जांपल लेते हैं, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इन यूएसए। जब आपका वन वन रुपी इक्वल्स जब आपका 1 रुपी इक्वल टू आपका $80 था, जब इन्होंने मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया यूएसए के में, और जब इन्होंने देखा कि जो 1 रुपी है वो इक्वल हो गया है आपका 100। एक काम करते हैं, ऐसे समझते हैं इसको। आपने जब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट यूएसए में इन्वेस्ट किया था, देन उस समय जो रेट चल रहा था $1 इक्वल टू 80 रुपीज चल रहा था। और जब आप अपनी यूनिट्स को रिडीम करना चाहते हैं उस समय जो रेट था वो चल रहा है आपका $1 इक्वल टू 100 रुपीज। तो आप सीधा सीधा देख रहे हैं, जब आपने यूएसए का मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया, देन आपको
जो है पर जो डॉलर है उसमें गेन कितना है, ₹20 का गेन आया। इसको और अच्छे से समझाऊं तो एक प्रॉपर एग्जांपल ही फ्रेम कर लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे सपोज मैंने इन्वेस्ट किया था ₹10,000 एट द रेट, जो उस समय रेट था $1 इक्वल टू ₹100 के रेट पे मैंने इन्वेस्ट की थे। ऑन डे वन पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, और आफ्टर 1 ईयर जो हमारा रेट था $1 इक्वल्स टू ₹120 हो गया। देन इस केस में जो आपका करेंसी ईटीएफ है वो कैसे रिटर्न कमाते हैं, ये करेंसी ईटीएफ रिटर्न आपके कमाते हैं, कैसे कमाएंगे सर? ये बेसिकली आपका जो ट्रैक करते हैं मूवमेंट्स इन द फॉरेन करेंसी रिलेटेड टू द डोमेस्टिक करेंसी। अब हमारे केस में जो डोमेस्टिक करेंसी है वो है इंडियन रुपीज। तो इंडियन रुपीज का जो फ्लक्चुएशन है वो 100 से ₹120 आपको देना पड़ गया। तो जो हमारी रुपीज है वो एक तरीके से डेप्रिशिएट हुई है। तो इसका बेनिफिट, इसकी जो बेनिफिट उठा के ये लोग रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं? इन्होंने डे वन पे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में ₹10,000 इन्वेस्ट कर दिए, और आफ्टर 1 ईयर जब इनका $1 इक्वल टू ₹120 हो गया, देन इन्होंने क्या किया, अपने जो इन्वेस्टमेंट थी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में जो इन्वेस्टमेंट थी उसको रिडीम कर लिया। तो इनको अब नेट बेनिफिट क्या हुआ? जब इन्होंने ₹10,000 इन्वेस्ट किए थे, तो इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट डॉलर में की थी, जो डॉलर में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी डे वन को, वो कितने डॉलर्स की थी? 10,000 डिवाइडेड बाय ₹100, डेट इज $100 की इन्होंने डे वन पे इन्वेस्टमेंट की। और ईयर एंड पे इन्होंने जो रिडीम करी अपनी यूनिट्स, वो कितनी रिडीम कर ली? $100 एट द रेट 120 के हिसाब से इन्होंने रिडीम कर ली। तो इनको नेट में कितने का बेनिफिट हो गया? ये हो गया आपका ₹12,000 इनको मिले जब इन्होंने अपनी यूनिट्स रिडीम करी। तो इनको जो बेनिफिट होगा ₹2,000 का बेनिफिट होगा ओवर ₹10,000। देयरफॉर हम कह सकते हैं इनकी रिटर्न जो आएगी 20% की आ गई। तो इस तरीके से जो हमारी करेंसी ईटीएफ्स हैं वो अपनी जो रिटर्न है उसको कैलकुलेट करते हैं। इनका बेसिकली मोटिव ही होता है, ये फॉरेन करेंसी की जो परफॉर्मेंस होती है विद कंपैरिजन टू डोमेस्टिक करेंसी, इनको कंटिन्यूस बेसिस पर ट्रैक करते हैं। और जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के होते हैं फॉरेन करेंसी के, उनमें इन्वेस्ट करते हैं और इंतजार करते हैं जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है। वंस आपकी डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है, उसमें से आप ये लोग क्या करते हैं, पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि इनको जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाती है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में ₹12,000 इनको मिले, इन्होंने इन्वेस्ट किए थे, जबकि ₹10,000, क्योंकि जो हमारा रुपीज है वो डेप्रिशिएट हुआ है। इस टाइप के मूवमेंट को कंटिन्यूस बेसिस पर ट्रैक करते हैं और इनसे अपनी जो है रिटर्न ईटीएफ्स की वो ड्राइव करते हैं। तो ये हमारा एक गुड एग्जांपल था जो मैंने आपको बता दिया। तो अब आपको समझ में आया होगा ईटीएफ्स बेसिकली होते क्या है। तो अभी जैसे कि ईटीएफ्स के बारे में हमने पढ़ा है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ईटीएफ्स का। ऑथराइज पार्टिसिपेंट एक्ट एज अ मार्केट मेकर फॉर ईटीएफ्स हु क्रिएट एंड रिडीम ईटीएफ यूनिट्स। अब बेसिकली ईटीएफ होते कुछ नहीं है, ईटीएफ में क्या होता है, आपका एक ऑथराइज पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ऑथराइज पार्टिसिपेंट बेसिकली मैं कहूँ आपसे सेबी रजिस्टर्ड ये ऑथराइज पार्टिसिपेंट होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जो ईटीएफ्स होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, उनकी ये लोग यूनिट्स को क्रिएट करते हैं एंड रिडीम भी करते हैं। बेसिकली इन यूनिट्स को क्रिएट और रिडीम करने का काम होता है, किसका होता है? आपका सेबी रजिस्टर्ड जो आपके ऑथराइज पार्टिसिपेंट होते हैं, इन लोगों का काम होता है कि ये यूनिट्स को क्रिएट करेंगे, ईटीएफ यूनिट्स को, और उनको रिडीम करेंगे। अब सर आपने हमको ईटीएफ के बारे में इतना सारा ज्ञान दे दिया, ईटीएफ और इंडेक्स फंड्स में हमको कंफ्यूजन है। तो ईटीएफ और इंडेक्स फंड बेसिकली जो म्यूचुअल फंड होता है उसको हमने नाम दिया, इंडेक्स फंड को हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड बेसिकली हमका इंडेक्स फंड में क्या डिफरेंस होता है? देखिए जो ईटीएफ होते हैं वो ट्रेडेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे ड्यूरिंग द डे। मैंने आपको बताया था जो ईटीएफ है जैसे आपके जो कंटिन्यूस बेसिस पर मार्केट की परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं, और जो मार्केट में जो आपका रिटर्न में डिफरेंशिएशन होता है, जो भी वॉलिटिलिटी होती है उस वॉलिटिलिटी के साथ ये अपनी रिटर्न प्रोवाइड कराते हैं। तो हम कह सकते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें ये रियल टाइम पर ट्रेड होते हैं, ट्रेडेड ड्यूरिंग द डे, डेट इज 9:15 to 3:30 हमारे स्टॉक मार्केट का टाइम होता है। तो हम कह सकते हैं ये इनका जो प्राइस होता है वो रियल टाइम डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे होता है। कैसे होता है इनका रियल टाइम डिमांड एंड सप्लाई पे? जो आपका मार्केट का सेशन होता है 9:15 से लेकर 3:30 के तक का। तो इस सेशन में जो ईटीएफ की यूनिट्स होती हैं वो कंटिन्यूस बेसिस पे उनकी डिमांड होती है, डिमांड कर्व होगा या आपका सप्लाई कर्व होगा। जो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे इनकी एक प्राइस डिटरमाइन होती है।
तो हम कह सकते हैं कि जो ईटीएफ होते हैं वो मार्केट में रियल टाइम ट्रेड होते हैं, जबकि आपके म्यूचुअल फंड होते हैं वो बॉट और रिडीम एट द डे, एट द एंड ऑफ द डेज एनएवी, मतलब जो उस दिन की क्लोजिंग एनएवी होगी, उस क्लोजिंग एनएवी पे वो यूनिट्स आप या तो खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है हमारा, जो हमारा ट्रेडिंग डे होता है उस डे के एंड की हम एनएवी कैलकुलेट करते हैं, उस पर आप खरीद सकते हैं या यूनिट्स को या बेच सकते हैं। सेम होता है हमारे इंडेक्स फंड में भी। इंडेक्स फंड जो है हमारा म्यूचुअल फंड के अंतर्गत ही आता है हमारा इंडेक्स फंड। और ईटीएफ हमारे अलग से होते हैं। ईटीएफ बेसिकली हमारे रियल टाइम पे ट्रेड होते हैं, वो एक कंटिन्यूस बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहते हैं। जैसे मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल लूँ, जैसे हमारे शेयर्स होते हैं, वैसे शेयर्स की तरीके से ही जो ट्रेडिंग होती है ईटीएफ्स की होती है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की होती है। जैसे हमारे कंपनी के शेयर्स होते हैं, वैसे ही हमारे जो ऑथराइज पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ईटीएफ्स की यूनिट्स को क्रिएट करते हैं और उनको रेगुलेट करते हैं ऑन स्टॉक एक्सचेंज पे। अब हमने इनकी बात कर ली कि ये जो है रियल टाइम पे ट्रेड होते हैं, ये हमारे क्लोजिंग डे की एनएवी पे ट्रेड होते हैं। एक्सपेंस रेशियो इनमें जनरली लोअर होता है बिकॉज ऑफ पैसिव मैनेजमेंट। अब क्योंकि ईटीएफ्स होते हैं तो वो आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं। परफॉर्मेंस या तो आपकी कमोडिटी की परफॉर्मेंस जैसे गोल्ड सिल्वर की परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं, इसलिए ये पैसिवली मैनेज फंड्स होते हैं। तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो लोअर होता है, क्योंकि इनको केवल परफॉर्मेंस ट्रैक करनी है। जो इनकी अंडरलाइंग असेट्स होती है या फिर अंडरलाइंग बेंचमार्क होती है, उसकी केवल परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं, इसलिए पैसिवली मैनेज फंड है। और जबकि हमारे जो म्यूचुअल फंड है इनका एक्सपेंस रेशियो हायर होता है, बिकॉज इसमें जो फंड मैनेजर है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और एक्टिवली डिटरमाइन करता है कि किस स्टॉक में कितना पैसा उनको लगाना है। जो आपके ईटीएफ होते हैं, क्योंकि रियल टाइम पे मार्केट में ट्रेड होते हैं, तो इनकी लिक्विडिटी हमेशा हाई रहती है। अब क्योंकि जो हमारे म्यूचुअल फंड है वो एट द एंड ऑफ क्लोजिंग डे के एनएवी पे आप रिडीम कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। आपका ऑर्डर भी एग्जीक्यूट जब होता है जब आपका जो डे है उसकी क्लोजिंग एनएवी आप कैलकुलेट कर चुके होते हैं, जब भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, तो हम कह सकते हैं इसमें जो वो होती है आपकी लिक्विडिटी होती है वो मॉडरेट डिग्री की वॉलेटिल वो मॉडरेट डिग्री की आपकी लिक्विडिटी होती है एज कंपेरिजन टू द ईटीएफ्स। ट्रैकिंग एरर की, अब देखिए हमने जो है डिफरेंसेस की बात कर ली ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स के, तो आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से। ईटीएफ्स को एक बार आपको प्रिसाइजली और बता देता हूँ। ईटीएफ्स में होता क्या है बेसिकली, ये ईटीएफ्स होते हैं आपके जो ट्रैक करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द अंडरलाइंग, हम कह सकते हैं बेंचमार्क। अंडरलाइंग इनका कोई बेंचमार्क होता है, उसकी परफॉर्मेंस को कंटिन्यूस बेसिस पर ट्रैक करते हैं, उनको हम बोलते हैं ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। बेसिकली ऐसे फंड जो आपके ट्रेड ही हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेंचमार्क या फिर अंडरलाइन। अब देखो अंडरलाइन कुछ भी हो सकता है आपका, अंडरलाइन में आपका या तो हम इंडेक्स के बेसिस पर ट्रेड करेंगे तो वो उसको हम बोलते हैं इंडेक्स ईटीएफ। अगर कमोडिटीज के बेसिस पर उनकी परफॉर्मेंस ट्रैक हो रही है तो कमोडिटी ईटीएफ। बॉन्ड्स के बेसिस पर उनकी परफॉर्मेंस आप डिटरमाइन कर रहे हैं, रिटर्न डिटरमाइन कर रहे हैं, देन बॉन्ड ईटीएफ। करेंसी के बेसिस पर डिटरमाइन कर रहे हैं, देन करेंसी ईटीएफ उनको बोल देंगे हम। फिर ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स के बीच का डिफरेंस, ये रियल टाइम पे आपके ट्रेड होते हैं, मार्केट के जो प्राइस एंड डिमांड एंड सप्लाई है उसके बेसिस पर प्राइस डिटरमाइन होगा। इसका जो प्राइस डिटरमाइन होगा वो क्लोजिंग डे की एनएवी पे डिसाइड होगा। एक्सपेंस रेशियो इनका लोअर होगा, इनका हायर होगा। इनमें लिक्विडिटी हायर डिग्री की होगी, इसमें मॉडरेट डिग्री की आपकी जो है लिक्विडिटी होगी इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड। तो हमारा इधर ईटीएफ और म्यूचुअल फंड बेसिकली मैं कहूँ इंडेक्स फंड्स के बीच में आपने डिफरेंस समझ लिया है। इनका मेजर डिफरेंस ये है कि ये स्टॉक एक्सचेंज पे आपका ट्रेड होगा, ईटीएफ रियल टाइम पे ट्रेड होते हैं ईटीएफ, जबकि म्यूचुअल फंड्स होते हैं आपके क्लोजिंग डे की एनएवी पे ट्रेड होते हैं। अब बात करते हैं अगला जो कॉन्सेप्ट है अपना ट्रैकिंग एरर की। देखिए सर आप हमको बताइए ट्रैकिंग एरर का मतलब क्या होता है। देखो कई बार क्या होता है कि जब हम ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हैं या फिर हम कहते हैं इंडेक्स फंड में जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो इंडेक्स फंड और ईटीएफ काफी सिमिलर से हैं। बस बेसिक डिफरेंस यही है, ये तो आपके म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में चले जाते हैं और ये आपके हम कह सकते हैं स्टॉक्स या शेयर्स की कैटेगरी में चले जाते हैं, क्योंकि ये रियल टाइम पे ट्रेड होते हैं और ये हमारे क्लोजिंग डे की एनएवी पे ट्रेड होते हैं। तो अब ईटीएफ और इंडेक्स फंड में होता तो सिमिलर ही चीज है ना। दोनों ही टाइप के जो फंड्स होते हैं वो आपकी जो अंडरलाइन या हम कह सकते हैं बेंचमार्क होती है, दोनों में ही उस अंडरलाइन बेंचमार्क की जो परफॉर्मेंस होती है उसको आप ट्रैक करते हैं। ट्रैक कैसे करते हैं, ट्रैक आप ऐसे करते हैं जैसे आपका निफ्टी 50 में लेट से 10% का जो शेयर है वो आपके रिलायंस को दे रखा है, 10% का
जो उसमें वेट है वो रिलायंस को दे रखा है, 20% का वेट आपको टाटा मोटर्स को दे रखा है, रेस्ट आपका 30% का वेट आपने आईटीसी को दे रखा है, और बचा कच्चा का इतना 40% का आपका जो वेट बचा हुआ है वो आपने दे रखा है लेट्स अदर स्टॉक्स को, आपने इस तरीके से वेट्स असाइन कर रखे हैं अदर कंपनीज के स्टॉक को। तो इस टाइप से आपका निफ्टी 50 का पोर्टफोलियो बनता है। तो आपने एग्जैक्टली यही सेम पोर्टफोलियो उठा के अपनी जो बेंचमार्क इंडेक्स में जो आप म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जो फंड्स हैं उसको सेम प्रपोर्शन में 10%, 20%, 30% और 40% इन सिमिलर स्टॉक्स में अगर वो पैसा लगा देती है, देन इस टाइप के इंडेक्स फंड्स को हम क्या बोलते हैं, हमें उनको बोल देते हैं इंडेक्स फंड, हमको नाम दिया है। बेसिकली ये फंड क्या करते हैं, आपके जो मार्केट है उसकी रिटर्न का हुई और कंटिन्यूस बेसिस पर ट्रैक करते हैं। अब देखो होता क्या है कि लेट्स से निफ्टी का जो रिटर्न है आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के आफ्टर वो निकल के आया आपका 15% का रिटर्न निफ्टी ने दिया आपको, निफ्टी 50 ने। और आपका जो ईटीएफ या हमारे म्यूचुअल जो आपके इंडेक्स फंड है उसका जो रिटर्न निकल के आया, उसका रिटर्न निकल के आया आपका नेट से 14.5%। तो कुछ आपने देखा होगा इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस आ रहा है, जबकि सेम पोर्टफोलियो है, सेम वेट्स आपने असाइन कर रखे हैं अपने इंडेक्स फंड में भी, तो इस तरीके का डिफरेंस आ जाता है कई बार। इस तरीके का जो डिफरेंस होता है उसको हम नाम देते हैं ट्रैकिंग एरर। बेसिकली आपने जो फंड, जो आपने अंडरलाइंग एसेट या बेंचमार्क है उसको ट्रैक करने में कुछ एरर शो किया है, कुछ एरर आया है उसको आपके ट्रैकिंग में, तो उसी एरर को हमने नाम दिया है ट्रैकिंग एरर। बेसिकली मतलब क्या है आपका, रिटर्न ऑन ईटीएफ्स और म्यूचुअल इंडेक्स फंड्स माइनस द बेंचमार्क इंडेक्स रिटर्न। मतलब जो आपके ईटीएफ या इंडेक्स फंड ने आपको रिटर्न कमा के दिया है और जो आपका बेंचमार्क इंडेक्स है उसमें अगर कुछ भी डिफरेंस आता है, जैसे हमारे एग्जांपल में ये हमारा बेंचमार्क इंडेक्स फंड का रिटर्न था 14.5 और बेंचमार्क इंडेक्स का रिटर्न था 15%, तो देयर समथिंग देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 0.5%, उसी को हम बोलते हैं ट्रैकिंग एरर। तो ये अब जो 0.5 का डिफरेंस आ रहा है ये क्यों आ रहा है, ट्रैकिंग एरर जो है वो क्यों अराइज हो रहा है, उसके कुछ रीजंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इधर मैंने एक एग्जांपल भी ले रखा है, जैसे आपका रिटर्न ऑन फंड्स। रिटर्न ऑन फंड का मतलब क्या है, आपका जो आपकी इंडेक्स फंड है, इंडेक्स फंड में अगर आपने इन्वेस्ट किया है जो कि निफ्टी 50 के बेसिस पे आपकी रिटर्न को कैलकुलेट करता है, तो उसकी रिटर्न फर्स्ट ईयर की इतनी है, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर की, फिफ्थ ईयर की। और इधर हमने ले ली रिटर्न ऑन बेंचमार्क इंडेक्स, बेसिकली आपकी जो निफ्टी 50 मार्केट है उसका जो एक्चुअल रिटर्न है वो ले लिया हमने। तो जो हमारा इंडेक्स फंड है वो एग्जैक्टली निफ्टी 50 को ही ट्रैक कर रहा होगा, इसी को ही इसी के बेसिस पे इसने अपना पोर्टफोलियो में वेट असाइन किए होंगे इंडेक्स फंड्स में। तो जो इंडेक्स फंड है वो एग्जैक्टली कॉपी कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है निफ्टी 50 को, तो इसका रिटर्न भी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। बट आप देख रहे हैं कुछ डिफरेंसेस हैं, इसमें जो आपका रिटर्न है वो 1.5 का है, जबकि जो बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 का रिटर्न 1.47 का है। तो इसका आपने देखा जो आपको रिटर्न आ रहा है वो 0.03 का पॉजिटिव रिटर्न आ रहा है, मतलब मार्केट से आप ज्यादा रिटर्न कमा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है जो आपका फंड है, बेसिकली इंडेक्स फंड है, उसने या तो आपको कुछ एडिशनल डिविडेंड दिया, डिक्लेयर किया होगा, जो कि आपकी जो निफ्टी 50 है उसमें डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता है आपका। तो अगर आपको कुछ डिविडेंड वगैरह मिला होगा तो इसकी वजह से आपका रिटर्न जो है ज्यादा आ रहा होगा। और आप सेकंड ईयर में देखेंगे तो आपका जो रिटर्न है फंड का वो नेगेटिव आ रहा है 0.5 का, और जो बेंचमार्क इंडेक्स का 0.48 का नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका जो फंड है उसने आपको ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया है। बेसिकली जो उसमें डिफरेंस अराइज हुआ है 0.02 नेगेटिव का आपका रिटर्न है वो ज्यादा आ रहा है एज कंपेरिजन टू द बेंचमार्क इंडेक्स। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे आपके कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि जो ट्रैकिंग एरर्स के पीछे रीजन क्या हो सकते हैं, आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो हाई हो सकता है, आपका एक्सपेंस रेशियो हाई हो सकता है, हम कह सकते हैं आपका एक्सपेंस रेशियो होगा, क्योंकि निफ्टी 50 का तो कोई एक्सपेंस रेशियो होता ही नहीं है। या फिर हम कह सकते हैं कि आपका जो है रीबैलेंसिंग कुछ एरर हो सकता है। रीबैलेंसिंग एरर का मतलब क्या है कि आप जैसे निफ्टी 50 का जो कंपोजिशन है वो चेंज होता होता है, तो आपने उसके हिसाब से अपना जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं किया होगा, या हम कह सकते हैं आपके पास कुछ कैश बैलेंस पड़ा होगा जिसको आपने इन्वेस्ट नहीं किया होगा, जिसकी वजह से आपका जो रिटर्न है वो कम हो गया है। आपने लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए से आपने अपने पास कुछ कैश बैलेंस रखा है, तो इस वजह से आपका रिटर्न कम हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि अपना हमारे पास 5 साल की जो रिटर्न है वो फंड की, इंडेक्स फंड की, और जो 5 साल की रिटर्न है आपकी जो हमारा बेंचमार्क इंडेक्स है उसकी दे रखी है। तो अब इसके बेसिस पे हम ट्रैकिंग एरर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रैकिंग एरर कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। ट्रैकिंग एरर का सिंपल मतलब होता है आपका जो फंड का रिटर्न है
और जो आपकी बेंचमार्क इंडेक्स का रिटर्न है, इन दोनों का डिफरेंस ही हम ट्रैकिंग एरर के नाम से जानते हैं। अब तो फिर हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, बेसिकली फंड का रिटर्न माइनस जो आपका बेंचमार्क इंडेक्स का रिटर्न है, तो उसका डिफरेंस हमने निकाल लिया। इतना इतना हमारा डिफरेंस आ रहा है 500 साल का। अब आप देख रहे होंगे कुछ जो डिफरेंस है हमारा पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है और कुछ नेगेटिव डिफरेंस भी आ रहा है, मतलब कुछ तो हमारे लिए फेवरेबल डिफरेंस है, कुछ हमारे लिए अनफेवरेबल डिफरेंस है, लेकिन है तो दोनों ही डिफरेंस ना। अगर हम इन सबको टोटल करेंगे तो आप देखेंगे कुछ अनफेवरेबल डिफरेंस और फेवरेबल डिफरेंस आपस में एलिमिनेट हो रहे हैं, जबकि कायदे से ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए सर? क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिफरेंस की, हम फेवरेबल अनफेवरेबल की बात ही नहीं कर रहे। कौन सा हमारे फेवर में है, कौन सा हमारे अनफेवर में, हम उस चीज की तो बात ही नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंस है तो क्यों है, और डिफरेंस है तो उसी को हमने नाम दिया है ट्रैकिंग एरर। तो अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव के चक्कर से निकलने के लिए हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। जैसे बेसिकली हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी अपने सीखेंगे, जब हमें एसडी निकालते हैं तो उसमें भी क्या होता है, आपका एक पॉजिटिव रिस्क आता है, एक नेगेटिव रिस्क आता है। सेम तरीके से इसमें भी जो आपका एरर आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कर देते हैं, जिससे कि आपकी जो नेगेटिव वैल्यू है वो भी पॉजिटिव बन जाएगी और जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव रहती है। तो इससे हमको क्या है, नेट जो आपका ट्रैकिंग एरर है फॉर द 5 ईयर्स का जो आपका ट्रैकिंग एरर है वो हमको मिल जाता है। अब क्योंकि जो हमने ट्रैकिंग एरर निकाला है वो 5 साल का ट्रैकिंग एरर है, तो सबसे पहले डिवाइड करके कर देंगे 5 से, जिससे कि हमको 1 साल का ट्रैकिंग एरर मिल जाएगा। अब क्योंकि जो ये ट्रैकिंग एरर है ये स्क्वायर फॉर्म में कैसे है सर? क्योंकि आपने पॉजिटिव और नेगेटिव के इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए इसको स्क्वायर कर दिया था, तो अब स्क्वायर को आपको नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका अंडर रूट करना पड़ेगा। तो सेम हमने क्या किया, इसका अंडर रूट कर दिया। जो 1 ईयर का रिटर्न था इसका अंडर रूट कर दिया, अंडर रूट करके हमको 1 ईयर का जो ट्रैकिंग एरर है, बेसिकली हमका जो आपका एक्चुअल ट्रैकिंग एरर है वो निकल के आ गया। कितना निकल के आया? 3.9749% का आपका ट्रैकिंग एरर निकल के आता है। अब इसके पीछे के कुछ रीजंस होते हैं ट्रैकिंग एरर के, और इसी से ही हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो जाए। फॉर्मूला कैसे बनता है हमारा, जो आपका हम कहें कि आपका जो बेंचमार्क इंडेक्स का जो आपका फंड का रिटर्न है, इंडेक्स फंड का ईटीएफ का रिटर्न है, उसमें से आप क्या कर देंगे, जो आपका फंड का या ईटीएफ का रिटर्न है उसमें से आप बेंचमार्क इंडेक्स है जो उसका रिटर्न माइनस करेंगे। अब क्योंकि इसमें पॉजिटिव भी वैल्यू होंगी और नेगेटिव भी होंगी, इसको एलिमिनेट करने के लिए आप इसका स्क्वायर कर देंगे। अब जो आपने स्क्वायर किया है ये आपको 500 साल का रिटर्न मिल जाएगा। तो 500 साल के रिटर्न, 500 साल का जो डिफरेंस है उसको आप सबसे पहले ऐड करेंगे, सम अप करेंगे उस पूरे जो एरर है, जो पूरा ट्रैकिंग एरर है उसका आप सम अप करेंगे। देन आपको 500 साल का जो है वो मिल जाएगा ट्रैकिंग एरर। अब 5 साल का क्योंकि ये ट्रैकिंग एरर हमको चाहिए 1 साल का, तो डिवाइडेड बाय कर देंगे एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बेसिकली जो आपके जितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं जो आपने डाटा कंसिडर किया है उससे आप डिवाइड कर देंगे। अब क्योंकि ये स्क्वायर की फॉर्म में है और हमको ट्रैकिंग एरर चाहिए आपका नॉर्मल फॉर्म में, तो अंडर रूट कर देंगे, तो इससे हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। तो एक बार हम नोट कर देते हैं फॉर्मूला क्या बना आपका। फॉर्मूला हमने लॉजिकली ड्राइव किया है। जो आपका रिटर्न है, किसका रिटर्न किसका है आपका, इंडेक्स फंड का, माइनस जो आपका रिटर्न है बेंचमार्क इंडेक्स का। ये आपका पॉजिटिव वैल्यू भी होगा, नेगेटिव वैल्यू भी होगी, इसको एलिमिनेट करने के लिए हमने इसका स्क्वायर कर दिया। अब क्योंकि ये जो हमारा ट्रैकिंग एरर है, हमको जो डाटा दे रखा है, सैंपल दे रखा है वो 5 साल का दे रखा है, तो 500 साल का हमने ऐड कर लिया। हमने 500 साल का इसका समेशन कर लिया। 500 साल का ऐड करने के बाद अब क्योंकि 500 साल का हमारे पास ट्रैकिंग एरर निकल के आ गया, तो इसका हम ले लेंगे एक हम कह सकते हैं एवरेज जो आपका ट्रैकिंग एरर है वो निकाल लेंगे। तो 500 साल के एवरेज, 500 साल का जो ट्रैकिंग एरर है उसमें डिवाइड कर देंगे आपके नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज 5 नंबर ऑफ ईयर्स है उससे डिवाइड कर देंगे, तो आपको एवरेज ट्रैकिंग एरर मिल जाएगा। क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में है तो हमको उसको नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए इसका रूट करना पड़ेगा, तो इसका हम रूट कर देंगे, तो हमको जो है ट्रैकिंग एरर मिल जाएगा। तो ट्रैकिंग एरर का फॉर्मूला आपने ड्राइव कर लिया है लॉजिकली। अब बात करते हैं, देखिए जो आपका रीजन क्या है ट्रैकिंग एरर के पीछे। अब आपने ये देखा कि ट्रैकिंग एरर तो एराइज होता है जब आप ईटीएफ और म्यूचुअल इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो ट्रैकिंग एरर कुछ ना कुछ एराइज होता है। बट इसके पीछे के रीजन क्या है, आपका जो निफ्टी 50 होता है, अगर आप निफ्टी 50 के बेसिस पे, अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं, देन आपका जो एक्सपेंस रेशियो है, एक्सपेंस होता है आपका वो 0% होता है, बेसिकली नील के बराबर होता है, नलीफाइड होता है। जबकि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, देन आपका एक्सपेंस रेशियो होता है। तो इसलिए जो डिफरेंस है वो अराइज होता है बिटवीन द बेंचमार्क इंडेक्स एंड इंडेक्स फंड।
और फिर अगली बात करते हैं कैश ड्रैग से। कैश ड्रैग वही वाली कंडीशन हो गई जो निफ्टी 50 में है। आपका जो वेट असाइन होते हैं, जैसे सपोज 10% का वेट RIL को असाइन है, 20% का वेट टाटा मोटर्स को असाइन है, 30% का वेट आपका लेट्स से ITC को असाइन है, और बाकी रेस्ट 40% का वेट है जो अदर स्टॉक्स को असाइन है। तो आपका जो फंड है उसके पास लेट से 100 CR है टू इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसमें से उसने क्या किया, केवल 90 CR ही इन्वेस्ट किए, बाकी के जो बचे हुए 10 CR है वो अपने पास कैश में रख लिए, कैश बैलेंस रख लिया। तो अब जो आप रिटर्न कैलकुलेट करके लाएंगे, 90 CR को आपने एलोकेट किया बिटवीन दी, इस वेट के बेसिस पे आपने इन चारों स्टॉक्स में उसको अपने 90 CR को इन्वेस्ट कर दिया। अब जो उससे रिटर्न आपने जनरेट करी है उस रिटर्न को आप कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल 100 CR पे। और जबकि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो केवल 90 CR ही किया है, तो जो आपका 10 CR है वो आपका सरप्लस कैश यूं ही पड़ा हुआ है, उस पर आपने कोई भी रिटर्न नहीं कमाया है। तो जो आपका सरप्लस कैश बचा हुआ है इसकी वजह से भी आपका कई बार जो है ट्रैकिंग एरर राइज हो जाता है। आपका जो मार्केट का रिटर्न है और बेंचमार्क का जो आपका रिटर्न है और जो आपके फंड का रिटर्न है वो कई बार मैच नहीं करता, इसी की वजह से, क्योंकि आपके पास कुछ सरप्लस कैश बैलेंस पड़ा रहता है जिसपे आप एक्चुअलिटी में रिटर्न कमाते नहीं है। अब रीबैलेंसिंग डिले का मतलब है निफ्टी 50 आपको पता है कंटिन्यूअसली ये चेंज होता रहता है। इसमें जो कंपोजिशन ऑफ स्टॉक्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं। रिलायंस जैसे कि 10% है, वो 10% से वेरी करके 20% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, हमारा जो पैसिवली मैनेज फंड है, जो फंड मैनेजर होते हैं उनको करेक्टली और हम कह सकते हैं ऑन द राइट टाइम पे वो उसको रीबैलेंस नहीं कर पाते हैं। जैसे निफ्टी 50 में आज कंपोजिशन चेंज हो गया, देन हमारा जो इंडेक्स फंड है उसमें जो कंपोजिशन है वो पुराना वाला ही चल रहा है, तो उस केस में भी आपका ट्रैकिंग एरर अराइज हो जाता है। फिर अगली बात करते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट बेसिकली एक्सपेंस रेशियो में ही आ जाती है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब क्या है, जब आप उसमें निफ्टी 50 या हम कह सकते हैं सेंसेक्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, देन आपको स्टॉक्स वगैरह में कुछ आपको फीस इंकर करनी पड़ती है, बेसिकली ब्रोकरेज या हम कह सकते हैं ब्रोकरेज, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, STT वगैरह आपको कुछ पे करना पड़ता है फॉर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। और उसी के सेम में हमारा जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक्सपेंस रेशियो नाम का हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें भी सेम चीजें होती हैं। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, देन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपका एक्सपेंस रेशियो के नाम पे कुछ पैसा एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर दिया जाता है। जो आपकी इनकम आप लोग कमाते हैं उसमें से कुछ पैसा इनकम के नाम एक्सपेंस के रूप में आपसे ले लिया जाता है, उसी को ट्रांजैक्शन कॉस्ट बोलते हैं इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड के केस में जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो है आपका एक्सपेंस रेशियो, और जो इन केस ऑफ स्टॉक्स है वो आपका है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, वो है आपका ब्रोकरेज हम बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कमीशन वगैरह जो है वो होता है आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो दोनों ही केस में जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो डिफरेंट है, तो इसलिए भी कई बार क्या होता है डिफरेंसेस अराइज हो जाते हैं। म्यूचुअल फंड में जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है वो होती है आपकी इन द फॉर्म ऑफ हम कह सकते हैं फंड मैनेजर की जो फीस होती है। बेसिकली जितने भी एक्सपेंस होते हैं टू मैनेज द फंड वो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट में ही इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये हमारे कुछ मेजर रीजंस हो गए, जैसे एक्सपेंस रेशियो हो गया, आपका कैश ड्रैग हो गया, रीबैलेंसिंग डिले होगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो गई, जिसकी वजह से हमारा ट्रैकिंग एरर अराइज होता है इन केस ऑफ इंडेक्स फंड एंड बेंचमार्क इंडेक्स। ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है रोल ऑफ फंड मैनेजर इन म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर है उसका क्या रोल है, अभी हम बात कर चुके हैं। देखो दो टाइप के हमारे फंड्स होते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स में, दो टाइप की आपकी स्कीम्स होती हैं, एक एक्टिवली मैनेज स्कीम्स होती है, पैसिवली मैनेज। पैसिवली मैनेज में आपकी आती है इंडेक्स फंड वगैरह वाली स्कीम्स आती है। इंडेक्स फंड में तो क्या कुछ नहीं करना होता, कोई आम आदमी भी उनको इंडेक्स फंड्स को चला सकता है। कैसे, जो आपकी निफ्टी 50 मार्केट होती है उसमें जो कंपोजिशन होता है एग्जैक्टली उसी को ही कॉपी कर लेना है, तो उसको हम बोलते हैं इंडेक्स फंड। और इसमें फंड मैनेजर का रोल पैसिवली मैनेज करता है, वो अपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, वो कंटिन्यूसली रेप्लिकेट करता है कंपोजिशन ऑफ द बेंचमार्क इंडेक्स को, और कोशिश करता है ट्रैकिंग एरर को मिनिमाइज करने में। एक्टिवली मैनेज फंड में वो दिमाग लगाता है, काम करता है, एक्सटेंसिव रिसर्च करता है, जिससे कि वो वेरियस टाइप की स्ट्रेटेजीज वगैरह फॉलो कर सके और अच्छे अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सके, जिससे कि जो रिटर्न है इन्वेस्टर्स का वो मैक्सिमाइज हो सके। तो हमने इसी हिसाब से रोल भी पढ़ लिया उसका। एक्टिवली मैनेज फंड में फंड मैनेजर का रोल काफी ज्यादा होता है, जबकि पैसिवली मैनेज फंड में फंड मैनेजर का रोल
हम कह सकते हैं कंपेयर टू द एक्टिवली मैनेजमेंट लेस होता है, कम होता है। फिर हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, डायरेक्ट प्लान वर्सेस इनडायरेक्ट प्लान पे। तो एक बार इधर तक आप देख लीजिए, देन फिर आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट प्लान और इनडायरेक्ट प्लान की तरफ। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, डेट इज डायरेक्ट प्लान वर्सेस इनडायरेक्ट प्लान की। देखिए डायरेक्ट प्लान और इनडायरेक्ट प्लान का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट प्लान में क्या होता है हमारा, इन्वेस्ट डायरेक्टली विद एसेट मैनेजमेंट कंपनी। देखो म्यूचुअल फंड्स में आप दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो खुद असेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाके उसकी जो यूनिट्स है म्यूचुअल फंड्स की उनको खरीद सकते हैं आप, या फिर किसी भी एक इंटरमीडिएट या ब्रोकर के थ्रू उन यूनिट्स को खरीद सकते हैं। जब इंटरमीडिएट या ब्रोकर के थ्रू आप इन यूनिट्स को खरीदते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट प्लान। और जब डायरेक्टली आप असेट मैनेजमेंट कंपनी के पास यूनिट्स को खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्लान। जो डायरेक्ट प्लान होता है हमारा, डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो आपका कम होता है। एक्सपेंस रेशियो कम होता है क्यों होता है, क्योंकि हम जो है हमारे बीच में कोई भी इंटरमीडियरी नहीं होता, उसका कोई भी कमीशन वगैरह हम पे नहीं करते, इसलिए हमारा जो रिटर्न है वो हाई होता है उसमें। और क्योंकि हमारा रिटर्न हाई होता है इसलिए हमारी जो एनएवी पर यूनिट है वो भी हाई होती है इन केस ऑफ डायरेक्ट प्लान। इनडायरेक्ट प्लान में क्या होता है हमारा, इनडायरेक्ट प्लान में हमारा क्योंकि ब्रोकर इन्वॉल्व होता है तो उसको कमीशन वगैरह देना पड़ता है, जिससे कि जो हमारी कॉस्ट है वो हायर हो जाती है, रिटर्न हमारी लोअर हो जाती है, जिससे कि एनएवी हमारी लोअर हो जाती है, एनएवी पर यूनिट हमारी कम हो जाती है। अब बात करते हैं कि कौन से इन्वेस्टर को किस तरफ जाना चाहिए। जो आपका हाईली स्किल्ड इन्वेस्टर है उसको डायरेक्ट प्लान की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि डायरेक्ट प्लान की तरफ क्यों जाए वो, क्योंकि उसको हाईली एक्सपेंसिव नॉलेज है, वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकता है विद द असेट मैनेजमेंट कंपनी रेदर देन द जो आपका न्यू इन्वेस्टर है, हम कह सकते हैं बिगनर है। क्योंकि बिगनर को इतनी जानकारी नहीं होती म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो उसके लिए बेटर यही रहता है कि वो इंटरमीडियरी के थ्रू जाए, जिससे कि इंटरमीडियरी का जो ब्रोकर है उसका कंटिन्यूसली वो गाइडेंस में रहे और उसको कंटिन्यूस वो इन्फॉर्म करता रहे अबाउट द, हम कह सकते हैं, की प्रोसीजर्स ऑफ म्यूचुअल फंड। इसमें आपको एडवाइजरी सपोर्ट नहीं मिलता डायरेक्ट प्लान में, इनडायरेक्ट प्लान में आपको एडवाइजरी सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है। ये हमारा डायरेक्ट प्लान और इनडायरेक्ट प्लान के बीच में डिफरेंस था। तो एक बार रीड आउट कर लीजिए इसको, देन फिर आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट प्लान में बेसिकली क्या होता है कि आप जो है डायरेक्टली पैसा लगाते हैं विदाउट एन इंटरमीडियरी और ब्रोकर, और इनडायरेक्ट प्लान में आप इंटरमीडियरी या ब्रोकर के थ्रू पैसा लगाते हैं विद एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब जो आपका इनडायरेक्ट प्लान है इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, डेट इज रेगुलर प्लान। इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, वो होता है रेगुलर प्लान। बेसिकली जो मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है म्यूचुअल फंड में वो आपकी इंटरमीडियरी के थ्रू ही होती है, इसलिए हम इस प्लान को कई बार रेगुलर प्लान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, डेट इज ट्रायल कमीशन। ट्रायल कमीशन का मतलब समझते हैं। ट्रायल कमीशन का मतलब क्या होता है, अब जो आप इंटरमीडियरी के थ्रू म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा लगाते हैं, तो म्यूचुअल फंड कंपनी जो एडवाइजर होते हैं या हम कह सकते हैं इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको कुछ कमीशन के रूप में पैसा भी देती है। जो फीस पेड बाय द म्यूचुअल फंड कंपनी टू द एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर फॉर देयर directives to the investor stay invested in the funds। जब म्यूचुअल फंड कंपनी जब म्यूचुअल फंड कंपनी की जो यूनिट्स है वो इंटरमीडियरी या हम कह सकते हैं एडवाइजर के थ्रू वो सोल्ड आउट होती है। बेसिकली ये बात कर रहा है आपके इनडायरेक्ट प्लान की। जब आप इनडायरेक्ट प्लान में एंटर करते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं उनको कुछ कमीशन, हम कह सकते हैं कमीशन या ब्रोकरेज के रूप में जो पैसा देती है उसी को हम बोलते हैं ट्रायल कमीशन, जिससे कि जो हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है वो कंटिन्यूसली स्टे रहे, इन्वेस्टेड रहे इन द फंड, मतलब फंड में वो कंटिन्यूसली वो इंटरेस्टेड रहे। अब जो है इसका पर्पस क्या है ट्रायल कमीशन को पे आउट करने का। देखो ट्रायल कमीशन का क्या होता है, ट्रायल कमीशन का जब तक ये ट्रायल कमीशन मतलब बेसिकली ये कमीशन जो ब्रोकर्स हैं आपके एडवाइजर्स हैं उनको कब तक पे किया जाता है। जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, म्यूचुअल फंड जो कंपनी है ये कमीशन या ब्रोकरेज ये जो आपके ब्रोकर्स वगैरह हैं उनको कंटिन्यूसली पे करती रहती है। कंटिन्यूसली कब तक पे करती रहती है, जब तक जो पार्टिकुलर इन्वेस्टर जो ब्रोकर लेके आया है वो आपका म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ कनेक्टेड है।
बेसिकली उसने अपनी इन्वेस्टमेंट जब तक कंपनी के साथ कर रखी है देन उस टाइम तक वो जो है पार्टिकुलर परसेंटेज कैलकुलेट करता है उसकी रिटर्न पे और उसको कंटिन्यूसली प्रोवाइड कराता है जो आपके ब्रोकर्स होते हैं या फिर हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल कमीशन। इसका पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है कि इन्वेस्टर्स ऑलवेज गेट इन टच विद द एडवाइजर फॉर सपोर्ट टू एंड इंश्योर द क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। मतलब जब आप जो इंटरमीडियरी है उसको कंटिन्यूसली आप कमीशन प्रोवाइड कराएंगे और जब तक कि जो आपका क्लाइंट है, जब तक कि जो इंटरमीडिएट क्लाइंट लेके आए म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ, म्यूचुअल फंड कंपनी को जो उसने क्लाइंट दिया है वो म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ कनेक्ट रहेगा। जब तक आप इसको कमीशन प्रोवाइड करा देंगे तो इंटरमीडिएट का क्या रहेगा, इसमें क्लाइंट पे इंटरेस्ट रहेगा कि जो क्लाइंट है वो म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ कनेक्टेड रहे। तो कनेक्टेड रहेगा, कनेक्टेड कब रहेगा? जब इस क्लाइंट को रेगुलर इंफॉर्मेशन या हम कह सकते हैं रेगुलर सपोर्ट मिलता रहेगा विद रेस्पेक्ट टू इट्स इन्वेस्टमेंट इन द म्यूचुअल फंड कंपनी। तो इंटरमीडिएट रेगुलर बेसिस पे इस क्लाइंट को रेगुलर सपोर्ट या इंफॉर्मेशन हम कह सकते हैं प्रोवाइड कराता रहता है, जिससे कि जो क्लाइंट है उसका भी सेटिस्फेक्शन बढ़ता है और कंपनी के साथ जो उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसका रिलेशनशिप है विद द कंपनी म्यूचुअल फंड कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, वो भी उसका लॉन्ग टाइम के लिए जनरेट होता है। इसलिए ट्रायल कमीशन का पर्पज होता है। अब ट्रायल कमीशन का वही दे रखा है, कैलकुलेट एज द परसेंटेज ऑफ द इन्वेस्टर टोटल फंड वैल्यू। मतलब इन्वेस्टर ने जैसे 10,000 रुपीज लगाए फंड में, तो इस 10,000 रुपीज का कुछ पार्टिकुलर परसेंटेज लेट से 0.01% आपका जो कमीशन है वो आपके फंड मैनेजर को दिया जाएगा। पर एनम का ये कमीशन उसको दिया जाएगा। तो हर साल उसको इतना कमीशन दिया जाएगा जब तक जो फंड है 10,000 का वो कंपनी के साथ लगा हुआ है। पेड ऑन द रेगुलरली क्वार्टरली बेसिस या मंथली बेसिस एज लॉन्ग एज द इन्वेस्टमेंट रिमेन एक्टिव। वही बात लिखी गई है। इट इज पेड बाय द म्यूचुअल फंड कंपनी आउट ऑफ द टोटल एक्सपेंस रेशियो चार्ज टू द फंड। मतलब जो आपका टोटल एक्सपेंस रेशियो, हमने एक्सपेंस रेशियो का फॉर्मूला पढ़ा था। एक्सपेंस रेशियो का फॉर्मूला क्या था हमारा? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कंपनी की डिवाइडेड बाय नेट असेट्स जो कंपनी की होती है इनटू 100 जब हम करते हैं देन एक्सपेंस रेशियो मिलता है। तो जो हमारा ये होता है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसी में ही जो आपका ट्रायल कमीशन का जो खर्चा होता है म्यूचुअल फंड कंपनी का वो लोग इसको कंसिडर करते हैं। यही बात इसमें लिखी गई है, यही बात इसमें लिखी गई है। फिर अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा साइड पॉकेटिंग का। देखो साइड पॉकेटिंग का है, फिर इसमें आपके एडवांटेजेस, ड्रॉबैक्स और जो है रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन म्यूचुअल फंड और छोटे छोटे से 2-3 कॉन्सेप्ट और रह जाते हैं। देन ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट हम कवर कर ही चुके हैं, तो ज्यादा देर का अपना कॉन्सेप्ट नहीं है, अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हुए चलते हैं। अब देखो जो कॉन्सेप्ट आता है हमारा साइड पॉकेटिंग, उसकी बात हम करते हैं। साइड पॉकेटिंग क्या है? साइड पॉकेटिंग है एक आपका मैकेनिज्म है इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में एक मैकेनिज्म है यूज टू सेग्रीगेट ए लिक्विड और द रिस्की एसेट ऑफ द पोर्टफोलियो फ्रॉम द लिक्विड एंड द सेफ एसेट। अब म्यूचुअल फंड कंपनी एक पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्ट करती है। पोर्टफोलियो जब ये बनाती है तो इस पोर्टफोलियो में लेट से इसने क्या किया, 70% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इनकॉर्पोरेट किया अपनी पोर्टफोलियो में और 30% जो बॉन्ड्स है एबीसी लिमिटेड को उनको इंट्रोड्यूस किया। अब हुआ क्या कि म्यूचुअल फंड कंपनी में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी ये तो एक तरीके से हम कह सकते हैं रिस्क फ्री ही थी। इसमें तो उसको कोई रिस्क ही नहीं था कि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो उसकी डूबेगी। लेकिन जो बॉन्ड्स थे एबीसी के उसमें उसको डर लगने लगा, क्योंकि जो एबीसी है इन बॉन्ड्स पे जो इंटरेस्ट था उसको पे करने में डिफॉल्ट कर रही थी। तो अब क्या करता है म्यूचुअल फंड स्कीम एक साइड पॉकेटिंग की एक टेक्निक को अप्लाई करता है, जिसमें क्या करता है वो 30% जो उसका पोर्टफोलियो की वैल्यू है उसको गेट असाइड कर देता है, उतनी यूनिट्स को गेट असाइड कर देता है। जैसे हमारी टोटल यूनिट्स थी इस फंड की, सपोज 1 लाख फंड की टोटल यूनिट्स हैं जो उसने इशू कर रखे हैं, तो इन 1 लाख यूनिट्स में से ये 70% यूनिट्स तो इसके लिए सेफ यूनिट्स हो गई और बाकी जो 30% यूनिट्स है डेट इज 30,000 यूनिट्स, इनको साइड पॉकेटिंग के नाम पे अलग से क्लासिफाई करता है। साइड पॉकेटिंग यूनिट्स के नाम से अलग से क्लासिफाई करता है। तो साइड पॉकेटिंग यूनिट बेसिकली आपकी इलिक्विड या हम कह सकते हैं रिस्की एसेट्स होती हैं। रिस्की एसेट्स के बेसिस पे जो आपकी यूनिट्स होती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं साइड पॉकेटिंग यूनिट्स। अब इसका मोटिव क्या होता है? देखिए जैसे कि सपोज आरके ने इन्वेस्ट किए 1 लाख रुपीज, डेट इज 10,000 यूनिट उसने इन्वेस्ट करी थी। अब आरके को पता चला कि जो कंपनी एबीसी लिमिटेड जिसके बॉन्ड्स में म्यूचुअल फंड कंपनी ने इन्वेस्ट किया है वो इंटरेस्ट के पेमेंट में डिफॉल्ट कर रही है। देयरफॉर आरके ने सोचा, आरके बड़ा चालाक था, उसने सोचा कि हम इस कंपनी में से अपनी जो इन्वेस्टमेंट है जो 10,000 यूनिट्स है उनको रिडीम कर लेते हैं, क्योंकि क्या पता अब तक ये इंटरेस्ट में डिफॉल्ट कर रही है, क्या पता है प्रिंसिपल रिपेमेंट पर ही डिफॉल्ट कर दे ये कंपनी और जो हमारा पैसा है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो ही डूब जाए।
तो अब आर के बहुत चालाक बन रहा था, उसने अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी उसको रिडीम करने की कोशिश करी, लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनी आई फील्ड में और उसने बोला कि देखिए आर के, आप अपनी जो 70% यूनिट्स हैं उनको तो इजीली रिडीम कर सकते हैं, डेट इज 7000 यूनिट्स तो हम आपकी इजीली रिडीम कर देंगे, बट जो आपकी रेस्ट 30% यूनिट्स हैं उनको हम जो है रिडीम इजीली नहीं करेंगे। इजीली रिडीम ना करने का मतलब क्या है, उनको साइड पॉकेटिंग यूनिट्स हम क्लासिफाई करेंगे। अब सर ये साइड पॉकेटिंग यूनिट्स क्यों क्लासिफाई कर रहे हैं वो, क्योंकि उनकी जो 30% इन्वेस्टमेंट है उन्होंने क्लासिफाई की है, ये रिस्की इन्वेस्टमेंट है, ये इलिक्विड इन्वेस्टमेंट है। अगर जो आर के है उसको पूरा पेमेंट कर देंगे 10,000 यूनिट्स का, तो उस केस में क्या होगा, जो बचे हुए इन्वेस्टर्स हैं, जो मैंने आपको बताया था इसमें 1 लाख यूनिट्स है, तो बचे हुए जो 90,000 इन्वेस्टर्स है, अगर ये पैसा नहीं मिलता है उनको, ये पैसा डूब जाता है, देन इन केवल 90,000 यूनिट्स को ही ये जो लॉस है ये बियर करना पड़ेगा। बल्कि एक्चुअलिटी में ये जो लॉस होगा इन यूनिट्स का वो रिलेट करता है इन एक्चुअल 1 लाख यूनिट्स से। तो इसलिए ऐसी कोई भी अनफेयर डील ना हो, तो म्यूचुअल फंड कंपनी ने साइड पॉकेटिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसके तहत आप वो लोग डिसाइड करते हैं आपकी कितने परसेंट लिक्विड असेट्स है, रिस्की असेट्स है, उनके बेसिस पे जो आपकी टोटल यूनिट्स है उसमें से दो पार्ट बनते हैं, एक तो आपकी आती है सेफ यूनिट्स प्लस दूसरी जो आपकी बनती है साइड पॉकेटिंग यूनिट्स। साइड पॉकेटिंग यूनिट्स का प्रोविजन ये होता है कि आप इन यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं जब जो आपका जो लिक्विड या रिस्की एसेट है उसका रियलाइजेशन आपका हो जाता है। इसका रियलाइजेशन का होने का मतलब है जब आपकी एबीसी लिमिटेड है वो या तो उसको फुल एंड फाइनल पेमेंट कर देगी, देन उस केस में आप इन 3,000 यूनिट्स को रिडीम करा सकते हैं विद द म्यूचुअल फंड कंपनी। तो यही लिखा गया है, इफ द एबीसी पेज द एंटायर अमाउंट देन द फुल पेमेंट विल बी मेड फॉर द एंटायर 3,000 यूनिट्स। अगर ये पूरा पेमेंट कर देती है एबीसी लिमिटेड विद इंटरेस्ट सहित वो पेमेंट कर देती है, देन इनको पूरा पैसा मिल जाएगा फॉर द रेस्ट 3,000 यूनिट। अगर सपोज एबीसी लिमिटेड ने अपना जो क्लेम है वो सेटल कर दिया 50% पे, देन जो हमारी 3,000 यूनिट्स है उनको अगर आपको पैसा देना है 10 पर यूनिट के हिसाब से, देन आप उनको कितना पैसा देंगे, 10 पर यूनिट इंटू 50%, मतलब जो प्रोपोर्शनेट लॉस है वो आप इन साइड पॉकेटिंग यूनिट्स को भी बॉन्ड कराएंगे। तो ये हमारा साइड पॉकेटिंग का कॉन्सेप्ट कहता है कि जो आपका लॉस इनकर हुआ है बिकॉज ऑफ इलिक्विड या रिस्की इन्वेस्टमेंट, देन वो जो लॉस है आप सारी यूनिट्स हैं आपकी उनमें आप एलोकेट कीजिए साइड पॉकेटिंग यूनिट्स के नाम पे। जो साइड पॉकेटिंग यूनिट्स हैं वो आपकी लिक्विड और रिस्की इन्वेस्टमेंट को शो करती हैं, और इन यूनिट्स को आप रिडीम कर सकते हैं व्हेन जो आपकी रिस्की इन्वेस्टमेंट है वो सेटल हो जाती है, उसी के बेसिस पे हम जो साइड पॉकेटिंग यूनिट्स हैं उनको सेटल करते हैं या रिडीम करते हैं। तो ये हमारा साइड पॉकेटिंग का कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल फंड में, काफी एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल फंड्स में, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर। अब बात कर लेते हैं सर, हमने काफी सारी बात करी म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो एडवांटेज तो आप देखो बहुत बेसिक्स है, आपको समझ में ही आ गई होंगी, क्योंकि जो आपका फंड मैनेजर होता है वो हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल होता है, तो इसलिए हम कहते हैं जो फंड होता है हमारा वो प्रोफेशनली मैनेज होता है। हायर रिटर्न कैसे आती है, आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में आप पैसा लगाते हैं, डिफरेंट सेक्टर की डिफरेंट इंडस्ट्रीज में पैसा लगाते हैं, स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप वाली इंडस्ट्रीज में पैसा लगाते हैं, तो सीधी सी बात है आपका रिटर्न तो डाइवर्सिफाई होगा ही होगा, प्लस आपका रिस्क भी डाइवर्सिफाइड हो जाता है, रिस्क भी कम होगा आपका और रिटर्न भी आपको ज्यादा मिलेगी। लो कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, सेबी ने जो कैप कर दिया एक्सपेंस रेशियो पे 2.5% का कर दिया। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, जो आपका म्यूचुअल फंड कंपनी आपके फीस वगैरह के नाम पे जो फंड मैनेजर्स को पे करती है उसी को हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। जो हमारी सेबी है, सेबी ने क्या किया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इस पर लिमिट लगा दी कि 2.5% से ज्यादा आप एक्सपेंस रेशियो चार्ज नहीं कर सकते इन केस ऑफ एनी म्यूचुअल फंड स्कीम। तो ये भी हमारे लिए एडवांटेज ही है। हाईली रेगुलेटेड का मतलब है हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती है इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में बेसिकली जो हमारी सेबी है या हम कह सकते हैं हमारी गवर्नमेंट है वही प्रमोट करना चाहती है म्यूचुअल फंड्स को। क्यों प्रमोट करना चाहती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड से हमारी जो इकोनॉमी है वो काफी अच्छी तरीके से ग्रो होती है। तो इसलिए जो म्यूचुअल फंड्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है काफी रेगुलेटरी रूल्स एंड रेगुलेशन है, और जो इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स है वो प्रोटेक्टेड है। कैसे प्रोटेक्टेड है कि जो इन्वेस्टर्स है उसको प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड कराई जाती है म्यूचुअल फंड्स के बारे में, प्रॉपर गाइडलाइंस दी गई है, गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है उसके द्वारा, सेबी के द्वारा, कि आपको इन्वेस्टर्स को टाइम टाइम पे जैसे कि हर 15 डेज में हर 30 डेज में आपको एक रिपोर्ट सेंड करनी पड़ेगी अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें हाई डिग्री ऑफ हाईली रेगुलेटेड होते हैं और हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी होते हैं इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स में। तो ये भी हमारे लिए एडवांटेज है।
अब बात करते हैं कुछ ड्रॉबैक्स की। देखो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। वो नुकसान की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला नुकसान है नो गारंटी ऑफ रिटर्न। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस मोटिव से ना जाए कि आपको 100% गेन ही गेन होगा। आपको लॉस भी हो सकता है म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि वो फंड मैनेजर है, वो भी इंसान ही है, वो भी अपना एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस किसी भी इंसान का गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। इसलिए आपको गारंटी नहीं कि रिटर्न जनरेट ही हो, आपको लॉस भी जनरेट हो सकता है। एक्सपेंस रेशियो आपको देना पड़ता है। एक्सपेंस रेशियो के साथ साथ वो कई बार आपसे एग्जिट लोड भी चार्ज कर लेते हैं, तो ये आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। जबकि आप स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एग्जिट लोड नाम का कोई भी चीज नहीं होती, और एक्सपेंस रेशियो नाम की भी आपकी कोई भी चीज नहीं होती। सिलेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड इज डिफिकल्ट देन स्टॉक। ये काफी मेजर इसकी डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड स्कीम हमारे इंडिया में बहुत सारी दुनिया भर की म्यूचुअल फंड स्कीम चलती हैं। अब एक जो इन्वेस्टर है, एक जो लेमैन है, जिसको कुछ भी जानकारी नहीं है, वो तो केवल म्यूचुअल फंड का नाम सुनते ही पैसा लगा देता है। अब उसको जानकारी नहीं है कि ये म्यूचुअल फंड जो है स्कीम आपकी अच्छी भी है, इसमें जो रिटर्न है आपकी प्रॉपर आपको रिटर्न मिलेंगी भी या नहीं मिलेंगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसमें काफी डिफिकल्ट है फॉर सिलेक्टिंग अ प्रॉपर एंड बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम देन टू सिलेक्टिंग अ स्टॉक। तो ये हमारी डिसएडवांटेज आ जाती है इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम। अब अगले कॉन्सेप्ट पे हम लोग जंप करते हैं, डेट इज रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द म्यूचुअल फंड। देखिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनका क्या रोल है। जो हम कह सकते हैं फॉरेन, सॉरी, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के रूल्स की बात करेंगे। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, उनका क्या रोल है इन म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स में इनका क्या रोल है उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड्स में सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होते क्या है। ये फॉरेन एंटिटीज होती हैं डेट आर रजिस्टर्ड इन एब्रोड, मतलब जो एब्रोड विदेश में ये लोग रजिस्टर्ड होते हैं। ये एंटिटीज होते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं जो कि फॉरेन में रजिस्टर्ड होते हैं। इनका मोटिव भी होता है इन्वेस्ट करना इन अदर कंट्रीज की इक्विटी मार्केट में। ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, हेज फंड में इन्वेस्ट करते हैं, पेंशन फंड में, म्यूचुअल फंड में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। और ये जो जब इन्वेस्ट करते हैं तो जो मार्केट होता है उसमें, जो नेशन की जो मार्केट होता है उसमें ह्यूज इनफ्लो आता है ऑफ मनी, फॉरेन करेंसी का ह्यूज इनफ्लो आता है इन द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ डेट कंट्री। उस कंपनी की, उस कंट्री की जो इकोनॉमी है उसमें ह्यूज इनफ्लो आता है फॉरेन करेंसी का, जिससे कि जो मार्केट होती है वो बुलिश मार्केट में कन्वर्ट हो जाती है। और हम कह सकते हैं कि जो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है शॉर्ट टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इनको जो रिटर्न चाहिए होती है वो वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चाहिए होती है। और ये पैसा भी उसी जगह में लगाते हैं एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद, जिन जो इनको लगता है कि ये मार्केट काफी अच्छी है, इसके इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अच्छे हैं, तो उसी में ये पैसा लगाते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए लगाते हैं। इसलिए सेबी ने क्या किया है, इन पर लिमिट लगा दी है कि ये कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। क्योंकि अगर देखिए, आप सपोज कीजिए एक कंडीशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर को लगा कि इंडियन मार्केट अच्छी है, उन्होंने इंडियन मार्केट में काफी सारा पैसा फेंका, तो जिससे कि इंडियन मार्केट में ह्यूज कैश इन्फ्लो हो गया फॉरेन करेंसी का, मार्केट हो गई बुलिश मार्केट। बुलिश मार्केट जैसे ही हुई तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर को लगा कि उनकी जो रिटर्न, उनकी जो स्टॉक्स की वैल्यू है, जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ गई है, तो उन्होंने क्या किया, इमीडिएटली इंडिया की मार्केट से पैसा निकाल लिया आपका। अब जैसे ही वो लोग पैसा निकालते तो मार्केट बन गई आपकी बियरिश। बियरिश मार्केट बन रहा है, आपकी मार्केट गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, जो इंडियन इन्वेस्टर है उनका नुकसान हो रहा है। इसलिए सेबी ने इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पर भी लिमिटेशन लगा दी कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो आपके जो मार्केट है उसमें जो नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स है या स्टॉक यूनिट्स है, उनकी जो लिमिट्स है वो भी सेट कर दिया कि वो इतने नंबर ऑफ यूनिट्स को ही मार्केट में खरीद सकते हैं, जिससे कि जो हमारा इफेक्ट है मार्केट में वो कम से कम हो। बुलिश और बियरिश का जो इफेक्ट है वो एक तरीके से हम कहें बैलेंस्ड इफेक्ट हो। तो यही हमारा रोल था फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का इन म्यूचुअल फंड। ये शॉर्ट टर्म के लिए जो है मार्केट को बुलिश कर देते हैं नेशन, जिससे कि ह्यूज कैश इनफ्लोस फेस करता है फॉरेन करेंसी का। और सेबी ने इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या है, इनकी जो नंबर ऑफ यूनिट्स ये लोग परचेज करते हैं इस पर लिमिट फिक्स करी गई है, लिमिट फिक्स कर दी है। अब देखिए, आज का जो आखिरी कॉन्सेप्ट है वो आता है हमारा हमारा जो चार तरीके के फंड्स हैं इनको और पढ़ लेते हैं, हमारा आज का कॉन्सेप्ट हमारा ओवर हो जाता है। देखिए, चार तरीके के फंड्स में हम बात करते हैं। इंटरनेशनल फंड्स बेसिकली ऐसे टाइप के फंड्स होते हैं जो कि इंडिया में पैसा रेज करते हैं और अब्रोड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसी टाइप के फंड्स को हम बोलते हैं इंटरनेशनल फंड्स। इसी के अपोजिट होते हैं हमारे ऑफशोर फंड। बेसिकली ऐसे फंड्स होते हैं जो कि पैसा रेज करते हैं ग्लोबली बट इन्वेस्ट करते हैं इंडिया के इक्विटी में, देन इस टाइप के फंड को हम बोलते हैं ऑफशोर फंड्स। इंटरनेशनल फंड्स हमारे इंडिया में पैसा ये लोग
रेस करते हैं और ग्लोबली पैसा लगाते हैं, इंटरनेशनली अब्रोड में पैसा लगाते हैं। ऑफशोर फंड्स बाहर से ही पैसा रेस करते हैं अब्रोड में, और जो पैसा लगाते हैं इन्वेस्ट करते हैं इंडिया की इक्विटी मार्केट में। ये होते हैं हमारे ऑफशोर फंड। फिर बात करते हैं फंड्स ऑफ फंड का मतलब क्या है, एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम जो कि स्टॉक्स या शेयर मार्केट में या हम कह सकते हैं बॉन्ड्स डिवेंचर में इन्वेस्ट ना करते हुए दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करती है, उसी को हम बोलते हैं फंड्स ऑफ फंड। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं आपको, एबीसी आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसका मोटिव ही है, जो आपकी अनदर स्कीम चल रही है XYZ म्यूचुअल फंड स्कीम चल रही है, इसमें इन्वेस्ट करना। देन इस टाइप की जो हमारी स्कीम है एबीसी म्यूचुअल फंड की, इसको हम बोलेंगे फंड्स ऑफ फंड्स वाली स्कीम है। बेसिकली ऐसी स्कीम जो हमारी अनदर म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाती है। फिर हम बात करते हैं क्वांट फंड की। क्वांट फंड का मतलब क्या होता है, क्वांट फंड का मतलब होता है आपका जो स्टॉक सिलेक्शन है और इन्वेस्टमेंट है बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड रूल्स एंड पैरामीटर्स, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स। बेसिकली आप वेरी एक्सटेंसिव रिसर्च टूल्स, टेक्निक्स, स्टैटिस्टिक्स की जो टेक्निक्स होती हैं उनको यूज करते हुए स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं और उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। देन इस टाइप की जो इन्वेस्टमेंट होती है बाय द म्यूचुअल फंड स्कीम, देन उसको हम बोलते हैं क्वांट फंड। क्वांट फंड में आप एक्सटेंसिव रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स की ट्रिक्स, टेक्निक्स को इवेल्युएट करते हुए स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे कि आपकी जो रिटर्न है वो मैक्सिमाइज होती है और जो आपका रिस्क होता है वो आपका लिमिटेड रिस्क होता है। तो इस टाइप का जो हमारा फंड होता है, इस टाइप की जो स्कीम होती है उसको हम बोलते हैं क्वांट फंड स्कीम। तो हमारी जो 4 एडिशनल पॉइंट्स थे वो भी आपको मैंने कवर करा दिए। इंटरनेशनल फंड्स बेसिकली जो पैसा है वो बाहर से रेस करते हैं पैसा इंडिया में, बाहर पैसा लगाते हैं। ऑफशोर फंड में क्या होता है, पैसा बाहर रेज होता है और इंडिया में पैसा वो लोग लगाते हैं। देखो आंख बंद करके आप समझ सकते हैं इंटरनेशनल फंड मतलब क्या है, आपका इंडिया में पैसा रेज होगा और बाहर आप पैसा लगाएंगे। और ऑफशोर फंड में क्या है, बाहर आप पैसा रेज करेंगे, अब्रोड में पैसा रेज होता है और इंडिया में पैसा इन्वेस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं ऑफशोर फंड्स। फिर आता है आपका फंड्स ऑन फंड्स, मतलब एक म्यूचुअल फंड कंपनी दूसरी म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा जब लगाती है उसको हम बोलते हैं ऑफशोर फंड्स। फिर चौथा हम बात करते हैं क्वांट फंड, एक्सटेंसिव रिसर्च, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स की ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज करते हैं स्टॉक सिलेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं उसको हम बोलते हैं क्वांट फंड। सो हमारा गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट सेशंस है ऑफ म्यूचुअल फंड्स के वो हमारे इधर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये जो हमारा पोर्शन था प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ये हम कल वाले लेक्चर में डिस्कस कर ही चुके थे। कैलकुलेशन ऑफ एनईवी हम बता ही चुके थे आपको कल, डिविडेंड इक्वलाइजेशन हम बता ही चुके थे कल, और दूसरा आपका जो है डिविडेंड रिटर्न फ्रॉम द म्यूचुअल फंड में हम कल डिस्कस कर चुके थे। तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि जो हमारा कॉन्सेप्चुअली है, जो हमारा चैप्टर है म्यूचुअल फंड उसको हम कवर कर चुके हैं। अब इसके आगे के जो हमारे जो लेक्चर्स होंगे उन लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, अपने जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, उन क्वेश्चंस को अपन लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि जो म्यूचुअल फंड्स है वो हमारा चैप्टर अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। और मैं आशा करता हूँ कि आपने अच्छे से इस चैप्टर को समझा होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। बाकी मिलते हैं फिर कल, और कल जो है बचे हुए जितने भी अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ICI स्टडी मैट के इलस्ट्रेशन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उनको डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को भी और चैप्टरों की तरह वाइंड अप कर देंगे, खत्म कर देंगे। सो थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन।